मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम चंपा है। मेरी उम्र 23 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखता। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर हो जा रहा था। मुझे खाना तक नहीं देते थे, जबकि वो घर जिसमें हम सभी रह रहे थे वो मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर पे, हमारी ज़मीन पे, कारोबार पे कब्जा कर लिया। वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी दूर ही चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया और बोला कि कहाँ की टिकट चाहिए। मैडम, मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे पहचान गया और उसने चाचा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक चौराहे पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी थम सी रही थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार देंगे। कि तभी चाचा गांव के 3-4 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त तो चाचा ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना भागने का तुझे तो कल मैं सुबह बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चाची की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होने वाला है। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज़ से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई कि अब मेरे साथ क्या करेंगे। और तभी चाचा मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे कूड़े को फेंकते हैं। ये गाड़ी दिल्ली जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेचा गया है एक कोठा चलाने वाली को, और यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपनी भाई की बेटी को ही बेच दिया। चंपा ऊपर खिड़की में खड़ी गली की चकाचौंध देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। दिल्ली शहर की ये आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वह किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसी नज़र आने लगती। ये शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज चंपा बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की के पास आकर अकेले हो गई। आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी ज़िंदगी में आज फिर एक नया मोड़ आने वाला है। सोचते हुए वो अपने आप से कहने लगी, लगता है आज की कोई बवनी नहीं होगी। और इतना कहकर उसने सिगरेट जला ली। चंपा 23 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक कोठे के हाथों बेच दिया था। चंपा ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती। साथ में पिटाई भी ऐसी होती कि 2-3 दिन तक उसे होश भी नहीं रहता। एक बार जो उस कोठे पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। चंपा के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थीं जो इस धंधे में थी। कुछ मजदूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। गंगू ताई इन सब को खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर चंपा के कंधों पर पड़ा। चंपा अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने 25 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने आंखों के इशारे से चंपा को कमरे में चलने को लिए कहा। चंपा ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वो चंपा के बदन से खेलता रहा।
सुबह होते ही उसने खुश होकर चंपा को 10,000 रुपये थमा दिए। चंपा ने 5,000 रुपये उसे वापस कर दिए तो वो चंपा से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे ही हैं चंपा। चंपा ने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है, जितना काम उतने पैसे। तो ये सुनकर उसने चंपा से उसका नाम पूछा, लेकिन चंपा बोली, नाम जानकर क्या करेंगे साहब। इस पर वो बोला, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है, इसलिए। चंपा बोली, जैसा मेरा धंधा है उसमें यह नाम वाम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे चंपा की बातें बड़ी अजीब लगती और उससे भी ज़्यादा खटखटा उसका रूखा मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू, और उसे नज़र भर देखने के बाद बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वो फिर से उसी गली में आया। उसका नाम राज था और वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसने चारों तरफ देखा पर चंपा कहीं दिखाई नहीं दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी गंगूताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और राज की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। राज बोला, वह कहाँ है। गंगूताई बोली, अरे कौन वह। राज बोला, कल जो मेरे साथ थी। गंगूताई कहने लगी, नाम पता है उसका भी या नहीं। तो वो कहने लगा कि उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में वहाँ चंपा आ गई। उसने चंपा की तरफ उंगली कर दी। वहाँ खड़ी सब लड़कियाँ चंपा की तरफ देखकर मुँह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको चंपा में क्या दिख गया है। चंपा राज के साथ अंदर कमरे में चली गई थी, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठा हुआ देखता रहा। तो ये देखकर चंपा बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। चंपा ने ब्लाउज खोलते हुए कहा तो राज कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे। फिर इस दलदल में किस लिए हो चंपा। चंपा ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना, बस। तो इस पर राज कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता क्यों आया हूँ, पर यहाँ खिंचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। राज ये कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। राज की बातें सुनकर चंपा बोली कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। चंपा ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा तो राज बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं पर सच होती हैं। ये कहते हुए राज सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने चंपा की तरफ भी बढ़ा दी। चंपा इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। राज कुछ देर बैठा रहा, पर चंपा ने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, मानो वह जवाब देना नहीं चाहती थी। राज ने जेब से 2,000 रुपये निकाले और चंपा की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर चंपा बोली, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के। तब राज ने वो पैसे वापस रख लिए और फिर वो वहाँ से चला गया। चंपा बुद्ध बनी हुई वहीं खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे नोचे घसोटे वापस गया हो। हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उसका रवैया उसे डराता था तो कभी उसकी डिमांड, और चंपा को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। चंपा सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहां आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। चंपा ने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, कोई बात नहीं है, रोज का कस्टमर है, आ गया। उसकी सहेली ने उसके पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा यह वाला कस्टमर बड़ा मस्त है। कोठे की सारी लड़कियां तैयार हैं उसके साथ जाने को, पर एक वह है कि उसे तुझे से फुर्सत ही नहीं मिलती। उसने मुंह बनाते हुए कहा तो चंपा ने कहा, अरे अरे मुंह क्यों बनाती है मेरी जान, कस्टमर ही तो है। कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जल रहे हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर राज का बुरा हाल था। वह चंपा के बारे में ही सोचता रहता था। उसका रूप, उसकी अदाएं उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। वो चंपा को जानना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। चंपा के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी
वह उसके लिए कीमती सामान ले जाया करता। काफ़ी मिन्नतों के बाद चंपा कभी कभी उसके गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब राज कोठे पर आया तो उसे चंपा कहीं नहीं दिखी। उसने गंगू ताई से पूछा, पर उन्होंने बता दिया कि वह दूसरे कस्टमर के साथ है, आज किसी और लड़की से काम चला लो। राज को धक्का सा लगा, वो वहाँ से चला गया। अब राज किसी और लड़की से बात करता। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद राज को मौका मिल ही गया। उसने चंपा को देखा तो मन किया भागकर उसके गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही चंपा ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। राज ने उससे कहा कि गंगू ताई ने बताया मुझे कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर चंपा कहने लगी, हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। ये सुनकर राज कहने लगा, तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देती चंपा? चंपा बोलो, क्या जरूरी है गैर मर्द के साथ रात बिताना? चंपा ने कहा, तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक गैर मर्द हो। चंपा की बात सुनकर राज को दर्द सा महसूस हुआ और वो बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? चंपा बोली, एक वैश्य का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनियों में छुपा हुआ है। चंपा की दर्द भरी आवाज़ में बात सुनते हुए राज बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हारे पास आता है। चंपा कहने लगी, तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। राज गुस्से से झल्लाकर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम्हें अब किसी और के साथ। चंपा उसकी बातें सुनकर सुन्न पड़ गई तो राज उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ चंपा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। चंपा बस चुपचाप सी बातें सुनती रहती है और राज के गले लग जाती है। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है। फिर राज अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा कहकर बाहर निकल जाता है। राज कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर चंपा का व्यवहार भी बदल जाता है। अब वह बहुत कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सभी ग्राहक भी झगड़ा गली गलौज करने लगे। कुछ ने तो आना ही बंद कर दिया था। गंगू ताई का धंधा ठप हो गया था। एक दिन गंगू ताई ने चंपा को अकेले में बुलाया। कहा, क्या बात है चंपा, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? चंपा कुछ भी नहीं बोली, बस इतना कहा कि अब मैं यह काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता। ताई ये सुनकर गंगू ताई बोल पड़ी, हाँ हाँ चंपा, जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता आजकल। तेरा मन उस लड़के में लग गया है ना, उसके बारे में कुछ ना बोलो ताई। तो गंगू ताई बोली, देखो तो सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको उससे? चंपा इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। चंपा, हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता। चंपा ने अपना सर ताई के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी, वह भी मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मुझसे इतने सालों में मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता ताई। इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज़ धोखा देती है चंपा, उसके प्यार में कमज़ोर पड़ चुकी है, तो इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है ताई, बस मेरी एक छोटी सी बात आप भी मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। चंपा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा।
ताई चंपा से कहने लगी, मैं तेरी खुशियों के आगे आना नहीं चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। चंपा बोली कि वो हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं मोहब्बत में हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो ठीक है चंपा, अब यह दरवाजे हमेशा के लिए बंद। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम राज उसको लेने आ पहुँचा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। राज चंपा को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता था। राज ने कहा, चंपा यह मेरे बॉस हैं, आज रात को तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। चंपा राज की बातें सुनकर हैरान खड़ी थी और उससे कहने लगी, राज लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। राज हंसने लगा, शादी और तुमसे? वैश्याओं की कभी शादी नहीं होती है चंपा, उनकी तो हर रात सुहाग रात होती है, वह भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। राज का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। चंपा उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह राज, मज़ा आ गया, ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। राज कहने लगा, थैंक यू सर, यह नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस, अरे हाँ भाई, बस एक दो बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। ये कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। राज संतुष्टि के भाव के लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी चंपा लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और राज से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो राज कहने लगा कि तुम पैसों के लिए यह सब पहले से करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया, और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे, बस जब जब मैं कहूँ तब तक मेरा साथ दे देना, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा चंपा। चंपा कहने लगी, और शादी? राज बोला, वैश्याओं की शादियाँ नहीं होती। चंपा ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी चंपा पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती है और धीरे से उसके कान में कहती है, वैश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने राज को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी ख़त्म कर लिया। राज वहीं गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको पहुँचे। थैंक यू दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.